हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर विभा दुबे फ्रॉम DWT कॉलेज कानपुर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पाश्चात्य दार्शनिक प्लेटो के जीवन परिचय और उनके शिक्षा दर्शन के बारे में चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम प्लेटो के अनुसार शिक्षा की कैसी संकल्पना है, शिक्षा का क्या अर्थ है, शिक्षा व्यवस्था को जीवन में कितने स्तरों में बांटकर उन्होंने शिक्षा देने की बात कही है, किस तरीके के अनुशासन की वो कल्पना करते थे, किस तरीके की शिक्षण विधियों द्वारा शिक्षण दिया जाना चाहिए, इन सब बातों पर आज चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कि प्लेटो के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का अर्थ हुआ कि बालक की मूल प्रवृत्ति, प्लेटो कहते थे, बालक की मूल प्रवृत्ति सद्गुणों से युक्त होती है, उसी को उचित आदतों में परिणत करने के प्रशिक्षण को शिक्षा कहते हैं। इसका अर्थ है कि बालक जन्म से ही कुछ जन्मजात गुणों को लेकर उत्पन्न होता है और शिक्षा का कार्य है कि उचित प्रशिक्षण द्वारा उसके उन सद्गुणों को बाहर निकाले, बालक का उचित विकास करे। इसके अलावा वो शिक्षा को एक नैतिक शिक्षण प्रक्रिया भी मानते हैं। इनके अनुसार सामाजिक न्याय की स्थापना की जा सकती है। सामाजिक न्याय से उनका मतलब है कि जो व्यक्ति जिस वर्ग की योग्यता रखता है वह उस वर्ग का कार्य करेगा। वर्ग, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि उन्होंने समाज में 3 तरीके के वर्ग में लोगों को बांटने की बात कही है। पहला दार्शनिक, दूसरा सैनिक और तीसरा मजदूर। तो यहाँ उनका कहना था कि जो व्यक्ति जिस वर्ग की योग्यता रखता है वह उसी वर्ग का कार्य करे। जैसे कि मजदूरों को वो कहते हैं कि उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, उनका काम दास का है, मजदूरी करने का है, हाथ से काम करने का है, ये काम भद्र लोग नहीं करेंगे। तो इस तरीके से प्लेटो जो है वो शिक्षा की व्यवस्था या शिक्षा का कार्य ये मानते हैं कि वो बालकों में जो भी उचित सद्गुण हैं उनको वो बाहर निकालने का कार्य करेगी। अब आते हैं हम कि शिक्षा का उद्देश्य, यानी प्लेटो के अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है। पहला उद्देश्य वो मानते हैं अंतर्निहित गुणों को बाहर निकालना। जैसा कि अभी हम लोगों ने बात करी कि जो अंतर्निहित गुण, जो बालक जन्मजात गुणों को लेकर पैदा हुआ है, उसको उचित प्रशिक्षण द्वारा बाहर निकालना शिक्षा का कार्य है। तो ऐसा उद्देश्य शिक्षा का होना चाहिए कि वो इस तरीके की शिक्षा प्रदान करे, इस तरीके के विषयों को या कार्यकलापों को करने के लिए बच्चों को प्रेरित करे, बालकों को प्रेरित करे, जिससे कि उनके उन गुणों का उचित विकास हो सके। गुणों तथा नागरिक दक्षताओं का विकास। गुणों और नागरिक दक्षताओं यानी एक अच्छे नागरिक के रूप में प्लेटो एक ऐसे राज्य की कल्पना करते हैं, एक ऐसे राज्य के लिए बात करते हैं जहां पर कि नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों के लिए भली भांति परिचित होंगे और अपने राज्य की विकास की ही बात सोचेंगे। नेक्स्ट इज सौंदर्यात्मक संवेदनशीलता, सत्यम शिवम सुंदरम की भावना का विकास। यानी प्लेटो, अगर हम वाद की बात करें तो प्लेटो कहीं ना कहीं आदर्शवाद के समर्थक हैं, जहां की वो सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है, इस तरह कल्पना या आध्यात्मिकता की ओर बच्चों को ले जाने की बात करें। सौंदर्यात्मक से उनका अर्थ है कि संगीत जैसे विषयों की शिक्षा दे करके, जिसमें कि मन का जो विकास होता है, इस तरीके से बच्चों में सौंदर्यात्मक संवेदनशीलता और सत्यम शिवम सुंदरम की जो भावना है वो शिक्षा में उचित विषयों द्वारा बालकों में लानी चाहिए। राज्य की एकता की रक्षा करना, राज्य की एकता, इस सैनिक शिक्षा आगे चलकर हम देखेंगे कि प्लेटो ने सैनिक शिक्षा की भी बात करी है। तो इस तरीके से वो एक ऐसे नागरिक की कल्पना करते हैं जो कि कहीं ना कहीं राज्य की एकता की रक्षा यानी राज्य की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, उस तरीके से वो तैयार होंगे। अब आते हैं हम प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था देखते हैं। शिक्षा व्यवस्था, जैसा कि हमने पहले भी बात करी, उन्होंने जो प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था है वो हम देखें अगर तो उसको वो 2 भागों में बांट रहे हैं, प्राथमिक और उच्च शिक्षा। प्राथमिक और उच्च शिक्षा, प्राथमिक स्तर पे भी उन्होंने 2-3 भागों में उसको बांट दिया है और उच्च शिक्षा को भी आगे चलकर कुछ भागों में बांटा है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं तो उनकी जो शिक्षा व्यवस्था है वो 6 तरीके की शिक्षा में बटी हुई है। पहला है पूर्व प्राथमिक स्तर, जो कि जन्म से लेकर उन्होंने 6 वर्ष तक मानी है। पूर्व प्राथमिक स्तर जन्म से लेकर 6 वर्ष तक मानी है और इस स्तर पर वो कहते हैं कि बालकों के शारीरिक विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए और इस विकास के लिए उनका अच्छा भोजन और अच्छा वातावरण प्रदान किया जाए, जिससे कि वो शारीरिक रूप से स्वस्थ और हष्ट पुष्ट हों।
बालकों की कल्पना शक्ति के विकास के लिए वो कहते हैं कि उन्हें महान पुरुषों और वीरों की कथा कहानियां सुनाई जानी चाहिए। और इस समय का जो शिक्षा है, पूर्व प्राथमिक जो स्तर है जिस पर की वो बात कर रहे हैं, यहाँ की शिक्षा घर के शांत वातावरण में ही दी जानी चाहिए, यानी घर से ही शिक्षा की शुरुआत बच्चों की हो जानी चाहिए। तो इसके बाद का जो स्तर उन्होंने बताया वो है प्राथमिक स्तर, जहाँ की बच्चा अब विद्यालय में प्रवेश करेगा। इसे भी उन्होंने दो भागों में बांट दिया है, पहला 6 से लेकर 14 वर्ष और दूसरा 14 से लेकर 16 वर्ष। 6 से लेकर 14 वर्ष की जो शिक्षा है इसे इन्होंने प्राथमिक शिक्षा कहा है। यहाँ पर यानी इस स्तर पर शारीरिक और मानसिक वृद्धि दोनों पर ही नियंत्रण आवश्यक है। यहाँ पर बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, यानी प्लेटो का मानना था कि बालक और बालिका दोनों के लिए अलग अलग शिक्षा की व्यवस्था हो। पाठ्यक्रम में खेलकूद, व्यायाम, संगीत, धर्म, नीति, गणित आदि की शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि ये सारे विषय जो हैं वो मानसिक विकास के लिए का अवसर बच्चों को प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ धर्म और जो नीति की शिक्षा है वो बालकों में सद्गुणों का विकास करेगी। दूसरा स्तर है प्लेटो के अनुसार सैनिक। दूसरा स्तर 14 से लेकर 16 वर्ष तक है, जो कि माध्यमिक शिक्षा उन्होंने जिसको कहा है। इस स्तर पर वो कहते हैं कि बालक को गीत, संगीत, कविता, गणित, धर्म आदि की शिक्षा के साथ साथ नैतिक और देशभक्तिपूर्ण साहित्य की भी शिक्षा दी जानी चाहिए। अब आते हैं सैनिक शिक्षा। अगला जो उन्होंने स्तर बांटा है, शिक्षा के लिए बताया है, वह है सैनिक शिक्षा, जो कि 16 से लेकर 20 वर्ष तक है। इसको भी उन्होंने दो भागों में बांट दिया है, पहला 16 से लेकर 18 वर्ष और दूसरा है 18 से लेकर 20 वर्ष। 16 से लेकर 18 वर्ष तक की जो अवस्था है, यहाँ पर उन्होंने कहा है यह सैनिक शिक्षा के प्रशिक्षण की पूर्व तैयारी की अवस्था है। यहाँ पर उनको खेलकूद, व्यायाम, शारीरिक शिक्षा, जिम्नास्टिक इनके द्वारा शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाना या हष्ट-पुष्ट बनाने की चेष्टा की जानी चाहिए। सैन्य शिक्षा जो कि 18 से लेकर 20 वर्ष तक उन्होंने दूसरा जो इसका भाग दिया है उसको सैन्य शिक्षा का नाम दिया है। और इस स्तर पर युद्ध, कला कौशल, अस्त्र शस्त्र के ज्ञान का प्रयोग, घुड़सवारी आदि का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। अब आता है नेक्स्ट स्तर जो है वो है उच्च शिक्षा का, जो कि 20 से लेकर 30 वर्ष है। इस स्तर की शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के लिए नहीं है। प्लेटो मानते थे कि जो उच्च शिक्षा की व्यवस्था है या उच्च शिक्षा जो है वो उन्हीं लोगों को दी जानी चाहिए जो वास्तव में शिक्षा प्राप्त करने के लिए उत्सुक हों। और इसके लिए यहाँ पर उन्होंने एक प्रवेश परीक्षा का प्रावधान दिया था कि जो व्यक्ति इस प्रवेश परीक्षा को पास कर लेंगे वही उच्च शिक्षा के अधिकारी होंगे, और जो इस प्रवेश परीक्षा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं या अनुत्तीर्ण रह जाते हैं वो सैनिक और उत्पादक वर्ग का कार्य करेंगे। तो जो बच्चे उत्तीर्ण हो जाते हैं वह उच्च शिक्षा में गणित, विज्ञान, नक्षत्र शास्त्र आदि का उनको अध्ययन कराया जाएगा। नेक्स्ट स्तर जो प्लेटो के अनुसार है वह है उच्चतर शिक्षा। ये 30 से लेकर उन्होंने 35 वर्ष तक बताया है। यहाँ पर भी प्रवेश परीक्षा द्वारा ही प्रवेश दिया जाएगा, और जो प्रवेश ले लेंगे उनको राजनीति शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, न्याय शास्त्र के साथ साथ दर्शन शास्त्र का भी अध्ययन कराया जाना चाहिए, जिससे कि ज्ञान और सद्गुणों का उनके अंदर अभ्युदय होगा और वे शासन के उच्च पदों पर कार्य कर सकेंगे। क्योंकि प्लेटो के अनुसार जितने भी उच्च शिक्षा का स्तर है वो वही व्यक्ति प्राप्त करेंगे जो आगे चलकर राज्य के उच्च पदों पर पदाधिकारी होंगे। नेक्स्ट स्तर जो प्लेटो ने बताया है वो है व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा। यानी प्लेटो मानते थे कि पूर्ण ज्ञान के लिए केवल सैद्धांतिक ही नहीं व्यवहारिक ज्ञान भी आवश्यक है। यानी जो उन्होंने सैद्धांतिक रूप से या किताबों में, पुस्तकों में, जो कुछ भी ग्रंथों में पढ़ा है, अब उसको व्यवहारिक रूप देने का समय है। तो व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा, जिसको उन्होंने 35 से लेकर 50 वर्ष तक का समय दिया है, इस स्तर पर शासन के उच्च पदों के लिए चुने गए व्यक्ति जो हैं, यह शिक्षा उनके लिए है। यानी जो उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी है अभी तक, उसको वो व्यवहार रूप में इन पदों पर रहते हुए उसका जो उपयोग करेंगे।
ज्ञान प्राप्ति के लिए जो बालक या व्यक्ति प्रयत्नशील हैं, वो दर्शन, न्याय और राजनीति शास्त्र का अध्ययन इस स्तर पर भी करेंगे। अगला स्तर प्लेटो के अनुसार है आत्मज्ञान की शिक्षा। आत्मज्ञान की शिक्षा यह 50 वर्ष की आयु से लेकर मृत्यु पर्यंत है। यानी प्लेटो के अनुसार जो शिक्षा है वो एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। यहाँ पर व्यक्ति उम्र के किसी भी स्तर पर बिना शिक्षा अध्ययन के नहीं है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत उन्होंने शिक्षा प्रक्रिया में बालक को या व्यक्ति को लगे रहने की बात कही है। प्लेटो ने माना है कि 50 वर्ष के बाद जो भी शासक वर्ग है उसकी सेवानिवृत्ति हो जानी चाहिए। उसको अपने उत्तरदायित्व से मुक्त होने के बाद भी आत्मज्ञान के लिए उसको स्वतंत्र छोड़ना चाहिए और इस काल में यानी 50 वर्ष के बाद व्यक्ति को तर्कशास्त्र और आध्यात्म शास्त्र का अध्ययन करने की प्लेटो सलाह देते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लेटो के अनुसार शिक्षा व्यवस्था की विशेषताएं। यानी प्लेटो ने जो भी शिक्षा व्यवस्था बताई है उसकी में हम क्या क्या विशेषताएं देखते हैं। पहला तो है समयोचित या उचित आयु में उचित शिक्षा। यानी प्लेटो ने शिक्षा व्यवस्था विभिन्न आयु वर्ग में बांट दिया है, विभिन्न व्यवस्थाओं में बांट दी है और हर आयु के अनुसार उन्होंने अलग अलग पाठ्यक्रम बताया है जो कि उचित ही है। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है वो है व्यापक पाठ्यक्रम। यानी बहुत विस्तृत पाठ्यक्रम। अगर हम देखें वहां पर गणित भी है, संगीत भी है, व्यायाम भी है, गणित, तर्कशास्त्र, राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र, सभी सारे ही विषय यानी व्यापक पाठ्यक्रम। कोई भी विषय ऐसा नहीं है जो कि प्लेटो ने छोड़ दिया हो। नेक्स्ट है संगीत का सदुपयोग। प्लेटो संगीत की शिक्षा बच्चों को देने की बात कहते हैं क्योंकि मन की शिक्षा के लिए यह अनिवार्य है। भावनाओं और मस्तिष्क की शक्तियों को ये संगीत की शिक्षा जगा देता है, इसलिए संगीत का उन्होंने उपयोग करने की बात कही है। यानी संगीत की शिक्षा बालकों को देने की बात कही है। स्त्री पुरुष समानता। प्लेटो स्त्री और पुरुषों को समान रूप से शिक्षा देने की बात करते हैं। वो मानते हैं कि दोनों समान रूप से संगीत, नृत्य, व्यायाम, सैनिक शिक्षा, गृह निरीक्षण शिक्षा, युद्ध कौशल की शिक्षा, इस सब को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। प्लेटो मानते थे, प्लेटो के ही शब्दों में एक कोटेशन है कि पुरुषों के लिए उपयुक्त सभी उद्यम स्त्रियों के लिए भी उपयुक्त हैं, किंतु उन सभी में स्त्री पुरुष की अपेक्षा कम क्षमता रखती है। इसीलिए स्त्री पुरुष की शिक्षा समान होनी चाहिए। प्लेटो मानते थे कि स्त्रियां भी शासक वर्ग तक पहुंच सकती हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें गृहस्थी के दायरे में बांधकर रखना उचित नहीं है। आदर्श शासक निर्माण में सहायक। प्लेटो ने दर्शन शास्त्र, न्याय शास्त्र, नीति शास्त्र, इन सभी विषयों की शिक्षा व्यक्तियों को देने की बात कही है, जिससे कि एक आदर्श शासक, एक दार्शनिक, दर्शन की शिक्षा इसीलिए आवश्यक है क्योंकि एक राजा को एक दर्शन, अच्छा दार्शनिक होना चाहिए। तो न्याय शास्त्र, नीति शास्त्र, इन सभी विषयों को उसने पाठ्यक्रम में शामिल करके एक अच्छे शासक की कल्पना करी है। शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक विकास। यानी शारीरिक विकास के लिए व्यायाम, खेलकूद, जिम्नास्टिक, ये सभी विषय शामिल किए हैं। मानसिक विकास के लिए संगीत और आत्मिक विकास के लिए धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र जैसे विषयों का समावेश पाठ्यक्रम में करने की सुझाव प्लेटो ने दिया है। शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया। तो एक प्लेटो ही पहले दार्शनिक थे जिन्होंने शिक्षा को आजीवन चलने वाली प्रक्रिया के रूप में मान्यता दी है। हमने अभी उनके शिक्षा व्यवस्था का जिस तरीके से उन्होंने बंटवारा किया है उसमें भी देखा है कि जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक उन्होंने बालक को शिक्षा में लीन रहने के लिए कहा है। और स्त्री शिक्षा यानी प्लेटो ने स्त्री और पुरुषों को समान रूप से शिक्षित करने की बात अपनी कल्पना में करी है, जो कि कहीं ना कहीं वो स्त्रियों को वो बराबर से सम्मान देते थे। शिक्षण विधि। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि प्लेटो के अनुसार किस तरीके की शिक्षण विधियां प्लेटो ने बताई हैं। पहला है संवाद विधि। संवाद विधि मुख्य रूप से उनके गुरु सुकरात ने दी थी और इन्होंने भी इसको आगे बढ़ाया। संवाद का अर्थ होता है तर्कपूर्ण स्पष्टीकरण तथा वाद विवाद करना। इसके पश्चात स्वाध्याय, मनन, चिंतन, जो उच्च और उच्चतर स्तर के विषय हैं, धर्मशास्त्र है, नीति शास्त्र है, इन सब विषयों में स्वाध्याय और मनन चिंतन, इन विधियों के द्वारा ही इन विषयों का
जो अध्ययन है वो किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त खेल विधि, अनुकरण विधि, कहानी विधि, यानी निम्न स्तर, प्राथमिक स्तर पर ये सारी विधियां और उच्च स्तर पर स्वाध्याय, मनन, चिंतन, इस प्रकार से एक विस्तृत शिक्षण विधियों की बात प्लेटो ने अपनी शिक्षा व्यवस्था में कही है। अब आते हैं विद्यालय। जब प्लेटो ने विभिन्न प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की बात करी है, तो उन्होंने उस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था के लिए विभिन्न प्रकार के विद्यालयों की भी कल्पना करी है। प्लेटो सुकरात की तरह गलियों और चौराहों पर वार्तालाप द्वारा शिक्षा देने के विरुद्ध थे। उनका मानना था कि शिक्षा एक नियमित स्थान पर देने की पहल की जानी चाहिए और वह स्थान विद्यालय था, और इसीलिए उन्होंने एक एकेडमी, जो अपना विद्यालय था, एकेडमी की स्थापना उन्होंने इसी उद्देश्य से की थी। उनके अनुसार स्कूल एक ऐसा स्थान है जहां उचित ढंग से मनुष्य का विकास होता है। उनके द्वारा बताए हुए विभिन्न विद्यालय शिशु विद्यालय, नर्सरी विद्यालय, प्रारंभिक विद्यालय, वाद्य संगीत विद्यालय, जिम्नास्टिक विद्यालय, सैनिक विद्यालय, वैज्ञानिक विद्यालय और वैज्ञानिक विद्यालय हैं। प्लेटो का मानना था कि विद्यालय मानवीय मूल्यों के विकास की सामाजिक संस्था है। अब आते हैं छात्र और शिक्षक, यानी प्लेटो के अनुसार छात्र और शिक्षक का किस तरीके की कल्पना छात्र और शिक्षक की है। प्लेटो शिक्षक को सर्वोच्च स्थान मानते थे और जो छात्र की कल्पना वो करते हैं वो एक ऐसे व्यक्ति से करते हैं जो कि अंधेरी गहरी गुफा में है और अध्यापक एक गुफा के बाहर प्रकाश में है और उसका कार्य छात्र को उस अंधेरे से बाहर लाना है। प्लेटो ने शिक्षक को एक समाज के नेता के रूप में भी स्वीकार किया है। तो इस तरह हम देखते हैं कि प्लेटो ने अपनी शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक को सर्वोच्च स्थान दिया है। नेक्स्ट आता है अनुशासन, यानी प्लेटो जो है वो दंडात्मक अनुशासन के समर्थक हैं। उनका ये विश्वास था कि नियंत्रित और अनुशासित जीवन से ही सद्गुणों का विकास होता है। जब तक बालक का पूर्ण बुद्धि विकास ना हो, उसे बड़ों के निर्देशन में ही रखना चाहिए। प्लेटो मानते थे कि अगर छात्र को कोई गलत काम करेगा या अनुशासनहीनता करेगा तो शिक्षक उसे दंडित करे, और शिक्षक अगर अनुशासनहीनता करता है तो उसे राज्य द्वारा दंडित किया जाना चाहिए। अब हम बात करेंगे आलोचना, यानी इतनी विशेषताओं के बाद भी प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था है, या प्लेटो ने जिस तरीके की शिक्षा की व्यवस्था की कल्पना करी है, उसमें बहुत सारे उसकी आलोचना भी विभिन्न विद्वानों द्वारा की गई है। पहली आलोचना है उत्पादक वर्ग की शिक्षा की उपेक्षा, यानी उत्पादक वर्ग जिसमें कि कृषक, कारीगर, मजदूर ये सभी आते हैं, तो एक बड़ा वर्ग इन उत्पादकों का है और उनके लिए प्लेटो ने कहीं भी शिक्षा की व्यवस्था की बात नहीं करी है। प्लेटो का मानना था कि शिक्षा केवल संरक्षक और शासक वर्ग के लिए है, जो कि आगे चलकर देश के पदाधिकारी होंगे, किसी न किसी पद पर कार्य करेंगे, उनके लिए केवल शिक्षा की बात करी है, जो कहीं न कहीं प्लेटो के लिए आलोचना का कारण बनती है। नेक्स्ट इनकी आलोचना है गणित व दर्शन को अधिक महत्व दिया है इन्होंने, और साहित्य की उपेक्षा करी है। उन्होंने नीति शास्त्र और धर्मशास्त्र जैसे विषय तो शामिल किए हैं, गणित भी शामिल किया है, लेकिन साहित्यिक विषयों की बात उन्होंने नहीं करी है, उसकी उपेक्षा करी है। राज्य संचालित शिक्षा, यानी राज्य जो संचालित शिक्षा होगी तो वहाँ व्यक्ति के विकास के लिए नहीं बल्कि वो राज्य के विकास के लिए कार्य करेगी। तो इस तरीके से एक जो इनका आलोचना की जाती है वो उन्होंने राज्य संचालित शिक्षा यानी शिक्षा को का उत्तरदायित्व राज्य को माना है, जिसके लिए इनकी आलोचना की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है लंबी अवधि और खर्चीली। जैसा कि हमने भी देखा कि जन्म से लेकर इन्होंने जो शिक्षा की शुरुआत करी है वो 35 वर्ष तक बालक को शिक्षित, तो एक बहुत लंबी अवधि है, जिसके लिए अगर हम कहें कि ये बहुत खर्चीली भी है और बहुत ज्यादा अवधि भी इसकी बहुत लंबी, इतने लंबे समय तक कोई भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए शायद इतना उत्सुक ना हो।
नेक्स्ट इज आत्मनिर्भरता की भावना का अभाव, यानी 35 वर्ष तक कोई भी व्यक्ति शिष्य बने रहने के बाद नवीन कार्य करने के लिए उत्साहित नहीं रहता है और उसमें आत्मनिर्भरता की भावना का अभाव आ जाता है। तो इसलिए एक आलोचना इनकी लंबी अवधि की शिक्षा व्यवस्था के कारण भी की जाती है। अब आते हैं हम महत्व की बात करेंगे, यानी इम्पोर्टेंस क्या है। इतनी कमियों के बावजूद अगर हम देखें कि थोड़ी बहुत कमी तो हर काम में रह जाती है, लेकिन प्लेटो द्वारा जो शिक्षा व्यवस्था दी गई है या शिक्षा की कल्पना की गई है वो उपयुक्त भी है। इसके लिए इस दृष्टि अगर हम कहें कि ये मानव के सर्वांगीण विकास का उद्देश्य लेकर चलती है, क्योंकि यहाँ पर वो जन्म से लेकर यानी सर्वांगीण विकास, इसमें आध्यात्मिक विकास भी है, शारीरिक विकास की भी बात कर रहे हैं, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक, चारित्रिक, ये सभी उद्देश्य लेकर वो चल रहे हैं। तो इस तरीके से बालक के सर्वांगीण विकास का उद्देश्य लेकर के उन्होंने शिक्षा की कल्पना करी है, तो इसलिए इसको हम उपयुक्त मानते हैं। आजीवन चलने वाली प्रक्रिया, जैसे कि हमने उसकी विशेषता में भी बात करी, क्योंकि ये जीवन पर्यंत अगर व्यक्ति शिक्षा में लीन रहेगा तो कुछ ना कुछ अच्छा ही सीखता है। तो इसलिए शिक्षा की अगर हम बात करें कि प्रत्येक आयु की आवश्यकता के अनुसार उन्होंने पाठ्यक्रम की व्यवस्था करी और इस प्रकार शिक्षा को एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया के रूप में स्थापित किया है। नेक्स्ट इज योग्य और अनुभवी शासक वर्ग तैयार करना। प्लेटो का मानना था कि शासन एक कला है और इसीलिए शासन कार्य योग्य और अनुभवी व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए और ये योग्य और ये अनुभव विभिन्न विषयों के द्वारा ही आएगा और ये कार्य शिक्षा द्वारा ही हो सकता है। तो प्लेटो का ये मानना था कि इसीलिए विभिन्न विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल करके शिक्षा के लिए जो राज्य के लिए पदाधिकारी हैं उनको तैयार किया जाए, जिससे कि राज्य का कुछ न कुछ उपयोग हो। तो आज हम लोगों ने प्लेटो ने जिस तरीके की शिक्षा की कल्पना करी थी उनके अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या होना चाहिए, शिक्षा के लिए किस तरीके की शिक्षण विधियां होनी चाहिए, पाठ्यक्रम, शिक्षा को कितने स्तरों में बांट कर दिया जाना चाहिए, शिक्षा का वास्तविक कार्य क्या होता है, इन सब के बारे में चर्चा करी। थैंक्स फॉर लिसनिंग।